हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे 10th बोर्ड बूस्टर बैच हिंदी में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज करेंगे दो चोरों की कहानियाँ इन दोनों चैप्टर्स में से, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और दूसरे का नाम है द थीफ स्टोरी। अब यहाँ पर इन दोनों स्टोरीज में ना बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दो चोरों के बारे में, जिसमें से एक का नाम था हॉरिस और दूसरे का नाम था हरी। हॉरिस और एक का नाम था हरी, ठीक है। एक आदमी था 50 साल का और एक बच्चा था 15 साल का। तो देखेंगे इन दोनों लोगों के बारे में स्टोरीज, इन दोनों चोरों के बारे में दो कहानियां, और इन दोनों चैप्टर्स में से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उनको भी हम लोग हमारी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास पर एक सवाल और द थीफ्स स्टोरी यानी एक चोर की कहानी, इन दोनों को ही हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से, बिकॉज क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसमें एक चोर के साथ पोपट हो जाता है। जिस चोर ने गया तो वो चोरी करने था, आज तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो जाता है कि वो पकड़ा गया और वो फंस जाता है। तो इस स्टोरी में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इस बार वो चोर कैसे फंसता है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फंस गया, व्हाट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर थीफ कि वो फंस गया, या उसके साथ ऐसा क्या बुरा हुआ कि यार मतलब उसके बाद तो वो जिंदगी में कभी चोरी करने लायक रहेगा ही नहीं। और दूसरी स्टोरी में हम लोग ये सीखेंगे कि एक बच्चा जो बचपन में गया तो चोरी करने था, लेकिन वहाँ पर उसका मन कैसे चेंज हो गया, उसके मन के भाव किस तरीके से बदल गए, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि आज के बाद तो वो कभी भी जिंदगी में चोरी नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आइए इन दोनों चैप्टर्स को स्टार्ट और देखते हैं हमारे दोनों चैप्टर्स में से क्या होने वाला है। पैटर्न हमारा वही रहेगा, हम लोग पहले समरी ऑफ चैप्टर्स करेंगे यानी दोनों चैप्टर के सारांश को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चन पे और उसके बाद आएंगे उसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। मैं आज आप लोगों के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा लेकर आई हूँ जिसपे मैं आपको हिंट्स देकर जाऊंगी और आप लोगों को कोशिश करनी है, मेरे को क्योंकि चेक करना है कि आप लोग कितने तरीके से अपने इंग्लिश के आंसर्स लिख पा रहे हैं, आप लोग सही लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। मैं कुछ हिंट्स देकर जाऊंगी, आप लोगों को उन हिंट्स से आंसर फॉर्म करके कॉमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स देने हैं। तो उससे क्या होगा, आई विल बी एबल टू नो कि आप लोग कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, तो मैं इंडिविजुअली भी सबको हेल्प कर पाऊंगी कि ठीक है आप लोग इस आंसर को इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, ये और पॉइंट्स आप ये ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। बिकॉज सब लोगों की ये प्रॉब्लम थी ना कि मैम हमें आंसर लिखना नहीं आता, हम आंसर लिख नहीं पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे लिखें। तो उसी चीज का समाधान करने के लिए ही ना बच्चों आई एम सेइंग कि मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊंगी, आप लोगों को उसके की पॉइंट्स भी देकर जाऊंगी, आप लोगों को बस एक आंसर फ्रेम करना है, कॉमेंट बॉक्स में डालना है। आई विल रीड ऑल द आंसर्स, मैं देखूंगी कि किस किसने कहाँ पे क्या क्या गलतियां करी हैं, ताकि हम उन आंसर्स में उन पॉइंट्स को बता सकें। तो जिसको भी अच्छे नंबर चाहिए, जो चाहता है कि हाँ उनकी गलतियां रेक्टिफाई हो, गो अहेड करना, जरूर करना। पहला चैप्टर है हमारा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है किसके बारे में, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक 50 साल के आदमी की स्टोरी है जिसका नाम था हॉरिस डैनबाय, क्या है इसको डैनबी डैनबाय कुछ भी कह सकते हो, मैं डैनबाय बोलती हूँ। तो ये स्टोरी है एक आदमी के बारे में जिसका नाम था हॉरिस डैनबाय। और क्या होता है बच्चों, इसको ना किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, ये ना पागल था किताबों के पीछे, और वो भी कैसी महंगी और रेयर किताबें, ऐसी किताबें जो इतनी इजीली उपलब्ध नहीं होती थी, जो इतना इजीली लोगों को नहीं मिलती थी, उन किताबों को पढ़ना इसको बहुत अच्छा लगता था। तो जब ये उन किताबों को पढ़ता था, जब ये उन किताबों से पढ़ता था, तो क्या होता था ना, ये इसका लॉक बनाने का एक बिजनेस था, यानी ताले बनाने का। मतलब कितनी विडंबना की बात है ना यहाँ पर कि एक चोर ताले बनाता है, मतलब एक चोर ही ताले बनाता है, कितनी अजीब सी बात है। तो क्या था, ये हॉरिस डैनबाय का ना बिजनेस हुआ करता था लॉक बनाने का, ये ताला बनाने वाला था, और इसको ये साल में एक बार चोरी करता था और इसे पता होता था कि कैसे उसके लॉक्स को खोलना है। लोगों के घरों में जाता था, उनके पैसे चुराता था और उन पैसों को चुरा के उनसे किताबें खरीदता था। इस साल उसने डिसाइड किया था कि वो एक घर में चोरी करेगा जिसका नाम है शॉर्टओवर ग्रेंज। और उस शॉर्टओवर ग्रेंज के बारे में, उस घर के बारे में उसको कहाँ से पता लगा था, उसको उस घर के बारे में पता लगा था एक न्यूज़पेपर मैगजीन के अंदर ना एक आर्टिकल आया था जिसमें उन गधे घर वालों लोगों ने सब कुछ ही लिख दिया था कि घर में यहाँ ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में ये है, ड्राइंग रूम के साइड में इतने कमरे, इस तरफ में इतने कमरे। प्लस उसमें उन्होंने एक और चीज़ ये भी मेंशन कर दी थी कि उनके घर के अंदर तिजोरी
कौन सी इमेज के पीछे, यानी उनके घर में एक तिजोरी थी और वो तिजोरी किसी पिक्चर के पीछे छुपी हुई थी। तो उन्होंने ये तक उसमें बता दिया था कि वो तिजोरी कौन सी पिक्चर के पीछे छिपी हुई है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर उन्हें दी गई थी। अब वहां पर जब ये आदमी जाता है तो वहां पर उसे एक बड़ी सुंदर सी महिला मिल जाती है। जब ये चोरी कर रहा होता है एक सुंदर सी महिला आती है उस घर में, जिसका नाम हमें नहीं पता है, बस लेडी इन रेड पता है। एक औरत जो लाल कलर के वस्त्र धारण करके आई थी वो आती है और हॉरेस उसको देखकर ऐसा पागल हो जाता है कि अरे यार इसको तो मैं इम्प्रेस करके रहूंगा। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर के अंदर वो हाथों में ग्लव्स पहनना भूल जाता है, सारी प्रिकॉशंस लेना, सारी सावधानियां बरतना भूल जाता है और अपने हाथों से, खुले हाथों से, बिना ग्लव्स पहने उसने क्या किया, उसने उस तिजोरी को खोल दिया। और अब क्या हुआ, उस तिजोरी के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स पड़ गए और फिंगरप्रिंट्स पड़ते ही उसने औरत को, क्योंकि उस औरत ने ये बोला था कि भैया मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर के सेफ का, इस तिजोरी का पासवर्ड भूल गई हूँ, तो मुझे पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तुम तो लॉक्स बनाते हो, तुम तो खोल दो मुझे इसको। तो उसने भाई औरत के आगे नंबर बनाने के चक्कर में, बाबू भैया लड़की का चक्कर है, तो उसने बाबू भैया लड़की बना, उसको लड़की के चक्कर में उसने उसे सेफ खोल कर दे दिया। वो औरत खुद भी एक चोर थी, वो सारा का सारा पैसा लेकर फरार हो गई और वो आदमी हॉरेस जानबाय फंस गया। और जब वो पुलिस में जाता है और जब वो अपने वहां पर बैठता है, जिस लाइब्रेरी में वो था, जिस लाइब्रेरी में अब वो बैठा हुआ था, कितनी अचंभे की बात है ना, पूरी जिंदगी उसने किताबों के लिए चोरी करी और जेल में जाकर उसको लाइब्रेरी की ड्यूटी मिल गई। इससे पहले ही जेल चला जाता, लाइब्रेरी तो मिल जाती, किताबें तो मिल जाती। जिन चीजों के लिए वो भाग रहा था जेल में उसको वही सारी चीजें मिल गई, लेकिन किस कॉस्ट पे, क्या उसको क्या फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या था? उसका नुकसान ये था कि उसकी इज्जत चली गई। उसे किताबें तो मिल गई, पूरी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, अब जेल में तो है, लेकिन क्या होगा, कहाँ पे मिल रही है लाइब्रेरी? घर में तो नहीं मिल रही, इज्जत के साथ तो नहीं मिल रही, जेल में मिल रही है। तो इस तरीके से उसकी जिंदगी हो जाती है खराब। तो यह है हमारा पहला चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके पहले हम देखेंगे सारांश को और उसके बाद देखेंगे उसके क्वेश्चंस को। आ जाओ बच्चों। हॉरेस डैनबी एक अच्छा इंसान था, वो एक अच्छे इंसान थे, वो अच्छे थे, लेकिन वो साथ ही साथ बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते शरीफ थे, नहीं, वो बेईमान भी थे। अभी वो बेईमानी करेंगे जब वो चोरी करेंगे। तो वह 50 वर्ष के थे लेकिन अभी तक अविवाहित थे। वो कहने को तो 50 वर्ष के थे लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी नहीं हुई थी। ही वॉज अनमैरिड, अभी भी वो कुंवारे थे, पोपटलाल जैसे। हॉरेस डैनबी एक ताला बनाने वाले थे, वो ताले बनाते थे उनका, यानी हम ये कह सकते हैं ही वॉज अ लॉक मेकर। उनका जो प्रोफेशन था वो लॉक मेकिंग का प्रोफेशन था। वह बहुत ही सफल व्यवसायी थे, यानी वो एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं आ रहे या उनका काम नहीं चल रहा, काम चल रहा था, लेकिन जो किताबें उन्हें पसंद थी ना वो उनकी इनकम के अंदर नहीं आ सकती थी, वह उनकी वेतन में नहीं आ सकती थी, उनके अमाउंट में उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने चाहा कि उनको कुछ ऐसा भी मिले, वो अपना कोई साइड इनकम का सोर्स बनाए जिससे वो पैसा कमा सके। उसकी सहायता के लिए उन्होंने 2 सहायक रखे हुए थे, उनके पास 2 सहायक भी थे। अच्छा और सम्मानित होने के नाते, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। वह सम्मानित तो थे, सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत तो थी, लेकिन वो ईमानदार नहीं थे। ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ये लाइन पेपर में आ जाती है कि ही वॉज फेमस, ही वॉज रिस्पेक्टेड बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वो लोग जानते थे, उनकी इज्जत करते थे, लेकिन वे सच्चे नहीं थे। उन्हें दुर्लभ और महंगी किताबों का शौक था। उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो उन्हें ऐसी किताबें पढ़ने में ऐसा लगता था कि भैया बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदना होता था कि भैया इनको तो मैं किसी भी हाल में लूंगा। इसके लिए वे साल में एक बार एक सेफ लूटा करते थे, तो एक तिजोरी के अंदर वो चोरी करते थे। उसने ये किताबें एक एजेंट के जरिए चोरी छुपे खरीदी थी और जो भी पैसा उससे आता था फिर वो एक पैसा एक एजेंट को देते थे और वो एजेंट उन्हें चोरी छुपे वो किताबें लाकर दे देता था। चोरी करने से पहले उन्हें अच्छी योजना बनाई थी। इस बार उन्होंने कहाँ पे, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, कहाँ पे करने की चोरी डिसाइड करी थी? इस बार उन्होंने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने का डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करूंगा। 2 सप्ताह तक वह घर का निरीक्षण किया, यानी उस पर उन्होंने रिसर्च करी। 2 हफ्ते तक उन्होंने उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी। उसने उस घर के बारे में छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया।
नोट इट डाउन। उन्होंने एक एक छोटी छोटी डिटेल, इवन द माइन्यूटेस्ट डिटेल को भी उन्होंने नोट किया। क्या किया उन्होंने? स्मॉल डिटेल्स को भी, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी उन्होंने नोट किया। एक एक चीज वो देखते गए, एक एक चीज वो लिखते गए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं कैसे कैसे इस घर के अंदर चोरी करूंगा। परिवार अब लंदन में था। अब जिस परिवार में, जिस घर की वो चोरी करने वाले थे, उसका परिवार अभी लंदन में था, यानी वो घर खाली है। घर के दोनों केयर टेकर, नौकर, चलचित्र देखने गए थे, यानी उन दोनों ने मूवी देखने जाने का प्लान किया। तो हॉरेस का प्लान और आसान हो गया घर में घुसने का। वह बगीचे की दीवार के पीछे से कूद गया और घर के अंदर आ गया। उसने जो बगीचा था, गार्डन के पीछे की वॉल को क्लाइंब किया और घर के अंदर घुस गया। उसने रसोई के दरवाजे की हुक से, रसोई के दरवाजे के हुक से चाबी ली। अब ये उसने कैसे ली? बिकॉज उसने नौकरों को देख लिया था। उसने क्या किया था? उसने नौकरों को देखा था, नौकरों को देखा था कि उन्होंने वहां पर चाबी रखी है, वहां पर वो चाबी छोड़ कर गए थे। फिर उसने दस्ताने पहने प्रोटेक्शन के लिए, कि ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स कहीं रह ना जाए। उसने दरवाज़ा खोला। वह किसी भी उंगलियों के निशान छोड़ने के लिए काफ़ी सावधान थे, कि मतलब कहीं पे भी उनका कोई सबूत ना रह जाए, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि चोर हमेशा चोरी करते हुए ना चाहते हुए भी कोई सबूत छोड़ जाता है और वो सबूत ही छोड़ के जाएगा। टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। उन्हें ना फूलों से एक बीमारी थी, उन्हें ना हे फीवर नाम की एक परेशानी थी। उन्हें फूलों की सुगंध उनकी नाक में गुदगुदी कर रही थी। उनको ना एक प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग कहते हैं हे फीवर। हे फीवर में क्या होता है? जो भी आप लोगों के प्लांट्स होते हैं ना, जो भी आप लोगों के फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर एक पोलन ग्रेन होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके अंदर ना कुछ ऐसे, जैसे आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा, गेंदे का फूल नहीं होता, वो क्या होता है, सूरजमुखी का फूल अगर आपने देखा होगा, सूरजमुखी के फूल में जो बीच में डॉट 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 जो ब्राउनिश से कलर के होते हैं, वो कण जो होते हैं उसके अंदर, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ना नाक में चढ़ जाए ना तो क्या हो जाती है, छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है और तबीयत खराब हो जाती है। तो उनकी वो जो हे था ना, जब वो उड़ रहा था पोलन, तो वो उनकी नाक में जा रहा था और उनको ना ऐसे खांसी सी हो रही थी, उनकी नाक में गुदगुदी सी हो रही थी कि यार मैं अभी छींकूंगा जैसे। वह बार बार छींके तो एक युवती की आवाज़ सुनाई दी, और वह छींके ना तो उस समय पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने घर के मालिक की पत्नी होने का नाटक कर रही थी, और वो औरत जो है वो नाटक करती है कि वो उस घर की मालकिन है। वो आती है, उसके डॉगी को सहलाती है जिसका नाम था शेरी, उसके डॉगी को सहलाती है और ऐसे करके दिखाती है, जैसे आती है अपने घर की मैगजीन उठाती है, ऐसे प्रिटेंड करती है, ऐसा दिखाती है कि जैसे वो ही उस घर की रियल मालकिन है, जैसे वो घर तो उसी का है, जैसे उसने घर को खरीदा हुआ है और वो वापस आ गई है। अब पहली बार हॉरेस ने चोरी करते हुए वो पकड़ा जा रहा है, मतलब पहली बार ही हॉरेस ने ऐसा कुछ फेस किया था कि उसके सामने कोई औरत खड़ी है और वो अपनी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो वो डर गया, वो कहता कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा इस सिचुएशन से। तो वो ना डर जाता है बहुत ज्यादा उस औरत से। उसने उसे बताया कि वह अचानक वहां आई थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसके गहने रात में पार्टी में उन्हें पहनाए जाएं। उसने डिसाइड किया कि वो इसीलिए वहाँ पर आती है बिकॉज वो ये कहती है कि भैया देखो मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि आज मेरे घर में एक फंक्शन है और अनफॉर्चुनेटली यानी हम कह सकते हैं दुर्घटनावश मैं अपने गहने लेके जाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर वापस अपने गहने लेने आई हूँ। अब ये औरत जो थी जो लाल वस्त्रों में आई थी ये भी अपने आप में एक चोर थी, लेकिन जैसे ही उसने हॉरेस को वहाँ देखा तो उसने अपना दिमाग चलाया और बहुत सारी प्लानिंग ऐसी बनाई कि नहीं यार इसको तो मैं धोखा बहुत आराम से दे सकती हूँ। तो उसने उसको धोखा देते हुए ये बोला कि मैं तो इस घर की मालकिन हूँ और मैं यहाँ पर अपने गहने अपनी ज्वेलरी लेने आई हूँ। और वो ये भी उसे बोलती है कि मैं अभी क्योंकि जल्दीबाजी में आई हूँ तो मैं अपना जो इसका जो तिजोरी का जो पासवर्ड है वो मैं भूल गई हूँ, तो क्योंकि तुम एक चोर हो तो तुम मेरी मदद कर दो। उस समय हॉरेस ने उसको ये तक बोला था कि मैं आप अब जो मुझे करने को बोलोगे मैं कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ किसी को भी बाहर ये मत बताना कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया था बिकॉज सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लोग मुझे जानते हैं। अगर उन्हें पता लगेगा ना कि मैंने चोरी करी है या अगर उन्हें पता लगेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो हो सकता है कि मेरी सोसाइटी में इज्जत खत्म हो जाए और मेरे को जेल जाना पड़े। तो आप जो बोलोगे मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन कृपया किसी को भी ये मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। डैनबी ने महिला के उसे घर जाने देने के अनुरोध किया, तो महिला को बोला कि आप उसको जाने दो, मेरे को बख्श दो, मैं बिना चोरी करे चला जाऊंगा, मैं आया था यहाँ पर चोरी करने के लिए। वो ये भी बोलता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत चीज़ के लिए चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं लूट रहा जिसके पास पैसा नहीं है, मैं वहाँ से पैसा ले रहा हूँ जहाँ पैसा बहुत सारा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं उस पैसे का दुरुपयोग करूँगा, मैं पैसे को भी सही जगह पर इस्तेमाल करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं उस पैसे से जाके कुछ किताबें खरीदूंगा जो बड़ी दुर्लभ और महंगी किताबें हैं।
उसने तिजोरी खोलने के लिए कहा क्योंकि गहनों की ज़रूरत थी, लेकिन वह नंबर भूल गई थी। तो उस औरत ने उसको बोला कि चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर अपने गहने भूल गई हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए ये तिजोरी खोल दोगे? अब हॉरेस जो था उसने इतनी जल्दबाजी में इतने डर गया था वो उस औरत को देखकर कि वो ये नहीं सोच पाया, वो ये नहीं समझ पाया कि वो औरत जिस घर की रहने वाली है, अगर उसी को उसके घर के तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता है तो शायद से दाल में कुछ काला होगा। लेकिन उसको पता ही नहीं चला, उसको समझ में ही नहीं आया कि वो औरत क्यों आई है। एक सेकेंड, अब पानी पीने देना। उसे ये चीज समझ में ही नहीं आई कि वो औरत जो वहां पर आई है ना, वो उसका पागल बना रही है। वो क्योंकि इतना डर गया था, एक वर्ड लिख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने काफ़ी अनथिंकेबली काम किया, या सिंपली इसके लिए आप लोग एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, इरैशनल। उसने क्या किया, उसने बहुत ही इरैशनली बिहेव किया। उसने दिमाग नहीं लगाया, उसको लगा कि वो औरत आई है, वो कहीं उसे फंसवा ना दे, उसको पुलिस में ना दे दे, तो उसने जल्दी जल्दी जो बोला वो करके दे दिया। क्योंकि ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। क्योंकि ही वॉज कॉट रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़े जाना। डैनबी ने स्वेच्छा से बिना दस्ताने की तिजोरी खोल दी। उसने एक और गलती ये करी थी कि औरत ने ना उस समय पे एक सिगरेट जलाई थी। औरत ने क्या किया था, उसने एक सिगरेट जलाई थी और हॉरेस डैनबाई अपने नंबर बनाने के लिए उस गधे ने क्या किया, सिगरेट उसके जेब में जो लाइटर था या जो लाइटर वहाँ पड़ा था, उसने बिना ग्लव्स पहने ही वो लाइटर उठाया और उस औरत के लिए उस सिगरेट को जला दिया। अब उससे नुकसान क्या हुआ, अब उस लाइटर के ऊपर भी उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स आ गए। तो जब पुलिस ढूंढने आई तो उसको वो लाइटर भी मिला, उन्हें तिजोरी के ऊपर भी उसके हाथों के निशान मिले और इस तरीके से हॉरेस डैनबाई फंस गया। और वो औरत ने, वो इतनी चालाक थी, इतनी लोमड़ी जैसी औरत थी वो, कि वो अपना पैसा लेकर वहां से 9-11 हो गई और हॉरेस को समझ में भी नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। युवती को जेवरात मिल गए। हॉरेस डैनबी खुशी खुशी चला गया क्योंकि वह कैद से बच गया था। तो वहां से औरत भी चली गई गहने लेकर और हॉरेस डैनबी भी अपने सुराग छोड़े बिना, वहां से सब कुछ सुराग छोड़ के बिना उन्हें संभाले बिना वहां से घर चला गया, इस चीज की उम्मीद में कि चलो यार मैं अरेस्ट से तो बच गया। प्लस वहां पर उसने उस औरत को एक वादा भी किया था, उसने कहा था कि वो कोशिश करेगा कि वो आज के बाद चोरी नहीं करेगा। लेकिन 2 ही दिनों में जो उसके मन में जो वादा था ना, ये टूट जाता है और उसके दिमाग में आता है कि यार मेरी किताबें तो रहती हैं, क्यों ना मैं अभी भी जाऊं और चोरी करके ज़रूर होकर आऊं। तीसरे दिन अब एक पुलिसमैन उसे शॉर्टओवर ग्रेंज के गहने लूटने के आरोप में गिरफ्तार करके ले गया। तीसरे ही दिन क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको वो गहने चोरी करने के आरोप में वहां से लेके चला जाता है। अब वो क्यों, क्योंकि लूट की जगह पर उसके फिंगरप्रिंट मिले थे, लूट की जगह पे हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। अब हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स मिले यानी वो फंस गया। उसने कबूल किया कि उसने घर की मालिक की युवा पत्नी के लिए तिजोरी खोली थी। अब जब उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों खोला, तो वो सिंपली बोलता है कि भैया घर की मालकिन आई थी, उसने मुझे बोला था कि वो घर के सेफ का नंबर भूल गई है, तो उसने मुझे कहा था कि मैं उसके लिए तिजोरी खोल दूं, तो मैंने उसके कहने पर तिजोरी खोल दी। तो अब वहां पर ओरिजिनली जो उस घर की युवा थी ना, वो 60 साल की थी। अब जो ओरिजिनल उस घर की ओनर थी शॉर्टओवर ग्रेंज की, वो कुछ 60 साल की थी। तो उसने देखते ही हॉरेस को देखकर ही बोल दिया कि भैया मैं तो इस आदमी को जानती भी नहीं कि ये कौन है। और उस समय हॉरेस को ये चीज़ समझ में आई कि उसका पागल बन गया, उसका पोपट बन गया है, जो उसके साथ हुआ वो गलत है। उसने कहा कि कहानी सच नहीं है, तो उस ओरिजिनल औरत ने बोला कि नहीं, ये तो कहानी झूठ बोल रहा है। किसी ने भी डैनबी पर विश्वास नहीं किया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह जेल में एक सहायक लाइब्रेरियन था। अब इमेजिन करो, मतलब उसकी ज़िंदगी कितनी विडंबना है, उसकी ज़िंदगी कितनी बड़ी। ज़िंदगी भर जिन किताबों को चुराने के लिए उसने चोरियाँ करी, अब वही किताबें उसे एक लाइब्रेरी में मिल गई। लेकिन किस कॉस्ट पे, उसको क्या कीमत पड़ी इस चीज़ की? उसकी कीमत थी उसकी इज्जत, उसकी फ्रीडम, उसकी सोसाइटी में जो उसका नाम था वो सब मिट्टी में मिल गया। वह हमेशा आकर्षक युवा महिला के बारे में ही सोचता था, उसी पेशे में थी जिसमें वह था, क्योंकि वो औरत भी पेशे से चोर थी। शी वॉज ऑल्सो अ थीफ बाय प्रोफेशन। शी वॉज ऑल्सो अ थीफ बाय प्रोफेशन। वैसे तो थीफ एक प्रोफेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर थीफ बाय प्रोफेशन अपने आप में एक सरकाज़म है, एक मजाक है उसकी औरत के ऊपर
कि मतलब भैया थी चोरी भी प्रोफेशन होता है। वह अब चोरों के बीच सम्मान के पर विश्वास नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद उसके मन में एक वर्ड था, ऑनर अमंग थीव्स, यानी चोरों के बीच में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे हम कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, तो वो वाली चीज़ उसके केस से अब खत्म थी। कहते हैं ना कि चोर चोर है, दो गलत लोग मिलकर सही मतलब साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पर वो जो था ना चोर चोर मुसेरे भाई वाला लॉजिक, वो उसके दिमाग से एकदम ही खत्म हो गया। बिकॉज उसको ये रियलाइज हुआ कि एक औरत जिसके उसको देखकर, उस आकर्षक औरत को देखकर वो इतना पागल हो गया था, इतना मोहित हो गया था उसको देखकर कि उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि वो तो इस घर की मालकिन थी नहीं, और अगर वो इस घर की मालकिन थी भी सही तो फिर भी उसको ये चीज़ पता नहीं लगी कि वो उसके हाथ से उसके मतलब उसी से चोरी करवा के ले गई। उसको अपने घर का पासवर्ड भी याद नहीं था। उसने सबसे बड़ी गलती करी, उसने सिगरेट अपने लाइटर से उसे हाथ से बिना ग्लव्स पहने नंगे हाथों से उसने उसे लाइटर जलाकर दिया, सिगरेट जलाकर दी। दूसरा, उसने उस औरत के कहने में बस इस चीज़ को दिमाग में रखी कि शायद वो बच जाएगा, वो जेल जाने से बच जाएगा। उसने उसको क्या करके दिया, उसने उसको क्या करा था, दिमाग कैसे कहाँ चला गया मेरा, उसने उसको तिजोरी खोलकर दे दी। उसने बोला कि ये रही तुम्हारी तिजोरी, और उसने उसको वो तिजोरी खोलकर दे दी, और वहीं से वो औरत चोरी करके 9-2-11 हो गई। समझ में आया? अब पहला सवाल इसमें से आता है कि हॉरेस डैनबी कौन था और लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। हॉरेस डैनबी कौन था और लोग उसके बारे में क्या सोचते थे? हॉरेस डैनबी एक मिडिल एज्ड अनमैरिड मैन था, अबाउट 50 साल का आदमी था। ही वॉज रीजनेबली वेल एस्टैब्लिश्ड, उसका काम बड़ा अच्छा ही व्यवसायी बिजनेस बड़ा ही अच्छे तरह से उसका स्थापित व्यवसाय था, यानी काफ़ी अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था। किसका? लॉक मेकिंग का, ताले बनाने का। पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन बट नॉट एट ऑल ऑनेस्ट। लोग उसे अच्छा और सम्मानित समझते थे, व्यक्ति मानते थे, लेकिन वह इतना भी ईमानदार नहीं था। जितना उसने लोगों के सामने दिखाया था उतना ईमानदार वो नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि वो साल में एक बार चोरी करता था। किसके लिए? अपने शौक को पूरा करने के लिए। शौक कौन सा? महंगी और दुर्लभ किताबों का शौक। What are the precautions that Horace Danby used to take before committing a robbery? Horace Danby डकैती करने से पहले ऐसी कौन सी सावधानियां बरतता था नॉर्मली, लेकिन इस बार वो क्या भूल गया? देखो, बिफोर कमिटिंग अ रॉबरी, कोई भी चोरी करने से पहले डैनबी यूज्ड टू मेक अ थॉरो सर्वे अबाउट द रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ एंड गार्डन्स ऑफ द बिल्डिंग। दैट वाज हिज टारगेट। सबसे पहला काम वो क्या करता था? वो सबसे पहले एक सर्वे करता था, अपने घर में एक सर्वे करता था। इस चीज़ को चेक करता था कि कहाँ पे गेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे रूम्स हैं, कहाँ कहाँ पे वायरिंग है, कहाँ कहाँ पे चाबियाँ पड़ी होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी क्यों ज़रूरी थी? ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी इसीलिए ज़रूरी थी बिकॉज अगर उसको इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा तो उसके लिए चोरी करना आसान है। कहीं पे सीसीटीवी लगा हो, कहीं पे कोई लेजर वाली प्रोटेक्शन लगी हो घर में, कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से वो फंस जाए। ही वुड ऑल्सो ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस। वो ये भी कोशिश करता था कि घर में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में पता चल जाए, और उनका रूटीन क्या है, कौन कब आता है, कौन कब जाता है। ऐसे इंग्लिश में हम लोग रेकी कहते हैं। रेकी करना, या जब आप किसी भी इंसान के घर में रेकी करते हो, आई थिंक रेकी ये वाला होता है, जब आप किसी भी घर के इंसान में रेकी करते हो, चेक करते हो कि वहाँ पर कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, दिनचर्या के बारे में भी जानने की कोशिश करता था। इसके अलावा इन एडिशन टू इट, ही ऑलवेज पुट ऑन ग्लव्स टू अवॉइड लीविंग बिहाइंड एनी फिंगरप्रिंट्स। अपने कोई भी सबूत ना छोड़ने के लिए वह हमेशा दस्ताने पहनता था ताकि उंगलियों के निशान पीछे ना छूट जाएं। लेकिन यही सारी मिस्टेक, उसने ये सब तो कर लिया, उसने सारा थॉरो सर्वे भी कर लिया था घर का, इलेक्ट्रिक वायरिंग, रूम कहाँ पे, तिजोरी, सब पता था उसको। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक उसने उस औरत के केस में ये करी थी कि यहाँ पर उसने वो ग्लव्स नहीं पहने थे, जिसकी वजह से वो फंस गया। अब है, व्हाट डिड हॉरेस डैनबी एक्सपेक्ट फ्रॉम द रॉबरी एट शॉर्टोवर ग्रेंज, हाउ डिड ही प्लान टू स्पेंड इट? उसने कितने पैसे एक्सपेक्ट करे थे कि उसको वहां से मिल सकते हैं, और उसके बाद वो पैसे को कहाँ खर्चता? व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी इन द हाउस एट शॉर्टोवर ग्रेंज? उस टोटल ज्वेलरी की वैल्यू, उसकी कीमत कितनी थी, और कितना हॉरेस डैनबी को उम्मीद थी कि वो उसमें से लूट सकता है और उसको यूज कर सकता है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी जो थी ना, वैल्यू ऑफ ज्वेलरी जो थी एट शॉर्टोवर ग्रेंज वाज अबाउट 15,000 पाउंड्स। कितनी थी? 15,000 पाउंड्स।
इतनी तो उसको थी कि इतना तो वहां पर ज्वेलरी है. However, Horace expected a gain of about 5,000 pounds. उसका 1/3 हिस्सा जो था उसको उम्मीद थी कि इतना पैसा तो मैं ले जाऊंगा कि एक एक each piece 1 by 1, कि एक एक करके भी अगर मैं पीसेस को बेचता हूं, एक एक करके भी अगर मैं किताब को बेचता हूं तो इतना पैसा तो मैं कमा ही लूंगा. He planned to use this money to buy 3 very interesting books that were coming up in the sale of the autumn. उस साल उसने इस पैसे का उपयोग शरद ऋतु में बिक्री के लिए आने वाली 3 बहुत ही रोचक पुस्तकों को खरीदने के लिए करने की योजना बनाई थी कि इस बार ये पैसा मैं कहाँ यूज़ करूँगा. ये पैसा मैं इस बार यूज़ करूँगा आने वाले ऑटम यानी शरद ऋतु में 3 किताबें आने वाली थी मार्केट में. उन तीनों किताबों को खरीदने के लिए जो उसको पैसा चाहिए था 15,000 पाउंड में से 5,000 पाउंड की ज़रूरत उसको थी. तो उसी लिए उसने डिसाइड किया था कि उतना ही लूंगा जितना चाहिए, पूरे को लूट के नहीं जाऊंगा. लेकिन चोरी 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 10,000 की हो, चोरी चोरी ही होती है. Did Horace manage to tackle the house dog Sherry? अब उस घर के अंदर एक डॉगी भी था, जैसा हमने डिस्कस किया था कि वो औरत उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेर देती है. अब क्या होता है जब आप अब कहते हैं ना कि डॉग आपके घर को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पर हॉरेस को पता था कि शेरी नाम का एक कुत्ता है और अगर उसने उसको देखा तो वो उसे भौंकने लगेगा. तो जाकर उसने पहले ना शेरी को शेरी बोला. अब शेरी को भी लगा कि हाँ यार ये तो मुझे जानता है, तो शेरी ने उसको भौंका नहीं और इस तरीके से वो डॉगी वाले केस से भी बच गया. The pet of the house did not bark because Horace addressed it by the name Sherry. अब शेरी को लगा कि अच्छा इसका नाम जानता है, यानी हो सकता है ये उनका कोई नोन हो. घर का पालतू कुत्ता भौंका नहीं था क्योंकि उसे शेरी नाम से संबोधित करा गया था. He also showed love to the dog. वो जाता है, उसको पुचकारता है, उसके साथ बैठता है, उसको प्यार करता है. तो डॉगी को भी लगा कि हाँ यार ये तो मुझे जानता है, तो उसने डॉगी को बहुत आसानी से पागल बना दिया. According to the author, there are sure ways of winning over a pet's dog confidence because ये तरीका डॉगी का नाम पता होना और जाकर उसे सहलाने से वे किसी भी कुत्ते को अपना पालतू बना सकते हैं, क्योंकि कुत्ते प्यार के भूखे होते हैं. तो उसको ये था कि अगर मैं इस डॉगी को जाके इस तरीके से प्यार करूंगा तो वो भौंकेगा नहीं और मैं चोरी आसानी से कर पाऊंगा. अब ये लेडी इन रेड जो थी उसने हॉरेस को कैसे ट्रैप किया, उसने उसको कैसे फंसाया. The lady in red trapped Horace by convincing him that she was the mistress of the house. Mistress यानी मास्टर जैसे होता है ना, मास्टर जो ओनर होता है, मालकिन, मालिक और मिस्ट्रेस हो गई मालकिन. तो उसने बोला कि मैं तो इस घर की मालकिन हूँ. उसने विश्वास दिलाया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ बिकॉज वो आती ऐसे है, मैगजीन उठाती है, शेरी को प्यार करती है, सिगरेट उठाती है, ज्वेलरी की बात करती है. She did so by talking to Horace in a commanding and authoritative tone. वो आके जैसे Horace डर गया था, वो औरत नहीं डरी थी. उसने बड़ी ही कमांडिंग और अथॉरिटेटिव टोन में उससे बात करी. उसने उसे बड़ी ही प्रभावशाली और आधिकारिक लहजे में उससे बात करी कि जैसे वो इस घर की ओनर है और उसने उसे कुछ गलत काम करते हुए पकड़ लिया है. She also controlled the house dog Sherry, which misled Horace into believing her lies. और जिस तरीके से उसने उस डॉगी को संभाला, शेरी को संभाला, उस तरीके से हॉरेस को इस चीज़ पर बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि ये शायद औरत इस घर की ओनर है और इसी तरीके से वो बेचारा गुमराह हो गया और उसने अपने हाथों से ही वो पैसा उस औरत को दे दिया और चोरी हो गई. समझ में आया बच्चों? आई होप यहाँ तक किसी को भी 5वें क्वेश्चन तक कोई भी डाउट नहीं होगा. चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा. मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर हुआ या नहीं, और जो डाउट्स हो प्लीज़ वो भी मेंशन करना. Who is the real culprit in the story? Why do you think so? तुम्हें क्या लगता है कि स्टोरी में रियल कल्प्रिट असल में गलती किसकी थी और ऐसा आपको क्यों लगता है? स्टोरी में रियल कल्प्रिट जो है हमें पता है वो लेडी इन रेड, वो लाल वस्त्रों वाली औरत थी जिसने नौटंकी करी थी, जिसने ये दिखाया था कि वो उस घर की मालकिन है. वो रियल कल्प्रिट थी, यानी वो इस कहानी में मेन अपराधी थी. बिकॉज ना ही तो मतलब जैसे उसने हॉरेस को ट्रिक किया, ना तो उसने हॉरेस को ट्रिक किया उस सेफ को खोलने में, उसी के साथ साथ वहां पर उसने उसका विश्वास भी तोड़ दिया. वह असली अपराधी थी क्योंकि वह ना केवल हॉरेस की तिजोरी तोड़ने और गहनों के साथ भागने में प्रबंध करने के लिए छल करती थी, बल्कि उसने उसका भरोसा भी तोड़ा था. बिकॉज यहाँ पर उसने उसका भरोसा भी तोड़ा है और भरोसा तोड़ने की वजह से ही वो औरत जो थी वो मेन कल्प्रिट है. हॉरेस चोरी करने आया था लेकिन हॉरेस ने किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ा था. ये औरत आई, उसने नटंकी ऐसे करी कि वो घर उसका है और दिखाया ऐसे कि वो यहाँ की मालकिन है और चोरी करके वहाँ से 9-11 हो गई, वहाँ से फरार हो गई.
वो कहते हैं डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी कि शायद लेडी इन रेड जो है वो हॉरेस जानबाई की वो नहीं है जो हॉरेस जानबाई उसको समझ रहा है, अगर है एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ, ये बात आपको किस मौके पे रियलाइज हुई और कब। वो कहते हैं कि इस कहानी के अंत आने से पहले आप ये संदेह करना शुरू कर दिया था कि वह महिला जो है वो वही व्यक्ति नहीं है जो हॉरेस जानबाई ने उसे माना था, यानी वो उस घर की मालकिन नहीं है। क्या आपको ये पहले ही समझ में आ गया था, और अगर ऐसा था तो ये आपको कैसे पता लगा। द मोमेंट यंग लेडी टॉक्स टू हॉरेस जानबाई वन स्टार्ट्स वंडरिंग कि वो इस फ्रेंडली मैनर में उससे बात क्यों कर रही है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें हे फीवर है ना, तो तुम जाना डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे घर में कोई चोरी करने आया है और तुम बीमार हो तो क्या तुम चोर को ये बताओ कि तुम दया थोड़ी हो तारक मेहता वाली जो तुम्हें बिठा के अरे चाय नाश्ता तो करके जाओ, तुम दया थोड़ी हो कि तुम ऐसी हरकत करोगे। द मोमेंट यू गोइंग टू सी अ थीफ इन योर हाउस, तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे घर में कोई चोर आया है तो तुम शोर मचाओगे ना, चिल्लाओगे। इन दैट सर्कमस्टांसेस उसको तुम ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं यार तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, चलो अच्छा मेरे लिए क्या मेरा सेफ खोल सकते हो। मतलब कोई घर की औरत अपने घर के लिए बोल रही कि अच्छा यार क्या मेरा सेफ खोल दोगे, क्या मैं इसमें से ज्वेलरी ले सकती हूँ। तो मतलब कोई भी इंसान ऐसी हरकत अपने घर में नहीं करेगा, वो बहुत अंडरस्टूड सी बात है। तो हॉरेस उस समय इतना अंधा हो गया था कि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भैया तुम्हारा पागल बन रहा है बाबू, भैया लड़की का चक्कर गलत है, ये वो अनुराधा ये तो तुम्हारा वो अनुराधा चीट फंड ये ले जाएगी तुम्हारा पैसा, फिर बैठे रहना तुम भी जेल में। Otherwise, the spontaneous reaction of any person under such circumstances would have been to shout for help. एकदम से ऐसी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की सहज प्रतिक्रिया यानी एकदम से जो रिस्पॉन्स आएगा वो चिल्लाना होता है। वो इंसान एकदम से चिल्ला पड़ेगा कि चोर चोर चोर। वो ये तारीफ नहीं करेगा, वो बिठाएगा नहीं उसको चाय नाश्ता नहीं पूछेगा, और ना ही उसको ये बोलेगा कि तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। कोई चोर मतलब तुम्हारे घर में कोई चोरी करने आया तुम उसको थोड़ी बोलोगे कि भैया अपनी तबीयत का ध्यान रख। Nobody is going to do that. Do you think Horace Danby was unfairly punished and did he deserve what he got? क्या तुम्हें लगता है कि हॉरेस जानबाई को गलत तरीके से दंडित किया गया है, या शायद उसे कुछ और मिलना चाहिए था, या इट was something else expected out of him? हॉरेस जानबाई was not punished unfairly. हॉरेस जानबाई को जो पनिशमेंट दी गई है वो अनफेयर नहीं थी, यानी हम ये कह सकते हैं जो पनिशमेंट उसको दी गई है वो गलत नहीं थी। He deserved to be punished for every robbery committed by him. अब चोरी एक बार करो 10 बार करो, 1 रुपए की करो 10 रुपए की करो 10,000 की करो, चोरी चोरी ही होती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर ही हैज डन उसको सही तरीके से पनिश किया गया था। अभी तो लोगों को ये नहीं पता कि उसने और भी जगहों पर चोरी करी है, तो अगर उसे पनिश किया गया है इसके लिए नहीं, लेकिन पिछली गलतियां जो उसने करी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसको बिल्कुल सही पनिश किया गया है। इट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि मास्टरली प्लानिंग सेव्ड हिम फ्रॉम द लॉ। अब वो अलग बात है कि पहले उसकी प्लानिंग से वो बचता आ रहा था। हाउएवर इन दिस रॉबरी वो पकड़ा गया, उसको किसी ने उसको चालाकी से वो अपनी चालाकी से चूक गया और इसी बार गलती से वो अरेस्ट हो गया। लेकिन वो क्राइम चोरी करने का क्राइम तो वो पहले भी कर चुका था ना, तो उसके बिहाफ पे अगर उसको जेल हो रही है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। उसको पिछली जितनी बारी भी जेल की गई है, जेल में डाला गया है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। समझ में आ गया बच्चों? कमेंट अपॉन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विश्वास का प्रश्न जो पूरे चैप्टर में एक बहुत बड़ा सवाल था कि कितनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे हॉरेस के केस में कैसे खराब हुआ। वो कहते हैं एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज सुपर्ब, वो एकदम बढ़िया है क्योंकि एज इट कल्मिनेट्स द एक्शन इन एन एंटी क्लाइमैक्स फॉर द रीडर। क्योंकि कहानी ना एक ऐसी हो जाती है कि क्या ये चरमोत्कर्ष में कार्रवाई पर समापन करती है। हाँ एग्जैक्टली यही लाइन है कि बेसिकली वो यहाँ पर हमें ये बताना चाहते हैं कि स्टोरी एक एंटी क्लाइमैक्स पे ख़त्म होती है। हमें लगा कि कुछ मतलब हमें ये चीज़ स्टार्टिंग से नहीं पता थी कि वो औरत शायद से इस घर की ओनर हो सकती है, तो यहाँ पर वो स्टोरी जो है वो एक बड़ी एंटी क्लाइमैक्स पॉइंट पे ख़त्म होती है। इन एडिशन इट ऑल्सो ब्रिंग्स होम एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर हॉरेस कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट अमंग थीव्स। चोर एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें लूट कर खा ही जाएगा। दिस इज अ हार्ड अर्नड विजडम। ये समझदारी उसको बड़ी मुश्किल बड़े ऐसे एक सीन के साथ आई, चोरी मतलब उसको जेल होने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि चोरों में विश्वास जैसी चीज़ तो होती ही नहीं है। इसके लिए आप लोग एक लाइन लिखोगे, सेव अ थीफ फ्रॉम गैलो, यानी एक चोर को गैलो होता है आपकी वो
सूली, एक थीफ को गैलो से बचाओ, ही विल कट योर थ्रोट। चोर जो होते हैं ना वो एकदम ही लॉलेस लोग होते हैं, उनके लिए मॉरल इमोशंस इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तभी तो वो चोरी कर रहे हैं ना। तो सेव अ थीफ फ्रॉम गैलो, एक इंसान एक चोर को सूली से मरते हुए भी बचाओगे ना, अगली बारी में वो तुम्हारा ही गला काट के जाएगा। और ये सेम सीन यहाँ पर किसने किया है, ये सेम सीन हमारे यहाँ पर इस चोर ने, जो लेडी इन रेड थी उसने यही किया। हॉरेस डैनबी ने उसकी बात मान के उसको सब कुछ दे दिया जो उसे चाहिए था, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, बेचारे का खुद का गला कट गया, विच मीन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो खुद ही जेल चला गया। समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर। वो कहते हैं देयर आर सटल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस इनटू थिंकिंग दैट शी इज द लेडी ऑफ द हाउस। बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिससे उस औरत ने हॉरेस डैनबी को इस चीज़ से विश्वास दिला दिया कि वो ही उस घर की ओनर है, और हॉरेस ने सस्पेक्ट नहीं किया, वह समझ नहीं पाया कि वो शायद उस घर की ओनर नहीं थी। तो उन रास्तों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में वर्णन कीजिए, उन चीज़ों के बारे में बताइए कि हॉरेस को कैसे संदेह नहीं हो पाया कि उसके घर में उस जगह पे कुछ गलत हो रहा है, और वो औरत जो है वो उस घर की ओनर नहीं है, जबकि उसका तो बुद्धू बनाया जा रहा है, उस बेचारे का तो पागल बनाया जा रहा था। अब वो कहते हैं द कॉन्फिडेंट मैनर इन विच द लेडी एड्रेसेस हॉरेस डैनबी इज द फर्स्ट वे इन विच शी डिल्यूड्स हिम। जिस कॉन्फिडेंट मैनर के साथ, जिस आत्मविश्वास से के साथ महिला ने उस हॉरेस डैनबी को संबोधित करा था, वह पहला सूक्ष्म तरीका था जिससे उसे भ्रमित करती है, जिससे वो उसे इस चीज़ में मानने से विश्वास दिलाती है, कंफ्यूजेज हिम, उसे कंफ्यूज करती है कि शायद वही इस घर की ओनर है। हर काम इन कंपोज्ड वे ऑफ टॉकिंग टू हॉरेस आल्सो हेल्प्स हर डिसीव द एनुअल थीफ। हॉरेस से बात करने का उसका जो शांत और शांति भरा तरीका था, वह उस वार्षिक चोर को धोखा देने में मदद करता है। वो ऐसे बात करी थी जैसे सच में वो उस घर की ओनर हो। द मैनर इन विच ही हैंडल्स एंड कमांड्स द डॉग, ये पहला हमने यहाँ पे किया कि सबसे पहला उसने क्या किया, पहले उसने उसको बड़े ही अथॉरिटी कॉन्फिडेंट मैनर में मिली उससे, फिर सेकंड उसने बात बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनर में करी, तीसरे में जिस तरीके से उसने शेरी को हैंडल किया, डॉग को हैंडल किया, इज अनदर प्लॉय विच अश्योर्स कि हॉरेस डैनबी इस चीज़ को बिलीव कर ले कि वो ही उस घर की मालकिन है, उसको विश्वास दिलाया कि वही उस घर की ओनर है। When she tells him कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जब उन्हें बोलती है ना कि लोगों को चोरी होने से बचाना है, समाज की रक्षा करी जानी चाहिए फ्रॉम पीपल, जैसे हॉरेस है, तो हॉरेस को भी लगता है कि हाँ यार वो तो बड़ी समझदार लेडी है, अगर वो मेरे को गलत कह रही है, अगर वो मुझ जैसे चोर को कह रही है कि चोर अच्छे नहीं होते, तो विच मीन सच में शायद वो बहुत अच्छी लेडी होगी। युवती का यह जानना कि हॉरेस जेल जाने से डरता है उसे और भी अधिक उत्साहित कर देता है, और जब युवती को यह पता लगता है ना कि हॉरेस डैनबी को जेल जाने से डर लगता है, तो उस औरत के हौसले और बुलंद हो जाते हैं, और फिर उसने ठान लिया था कि इसका पागल तो मैं अब बना कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए, अब तो ये गया मेरे हाथों से। हाँ, The young lady is coming to know that Horace is afraid of going to prison emboldens her even more. वो और ज़्यादा पक्की हो जाती है कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं। The authoritative manner in which she tells that he has not been able to frighten her once again sways Horace to believe that she is the mistress of the house. और जिस तरीके से वो उसे बताती है कि वह उसे डराने में सक्षम नहीं है, वह फिर से एक बार हॉरेस को विश्वास दिलाता है कि वह ही घर की मालकिन है। जब उसने बोला कि मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, तो इट इज़ लाइक कि ठीक है डरती नहीं है, विच मीन्स जिसने कुछ गलत भी नहीं किया होगा। गलत क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि घर की मालकिन है, तो उसके मन में आया कि ठीक है घर की ओनर ही है। फिर हर स्टोरी अबाउट हैविंग फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ कन्विंसेस हिम कंप्लीटली, और वो कुछ भी सस्पेक्ट नहीं करता कि कुछ गलत है। जब इतनी सारी बातों के बाद उस औरत ने ना कहानी बड़े ध्यान से बुनी थी, उसने बहुत दिमाग लगाया था कि क्या 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 बोलना चाहिए, और फाइनली हॉरेस उसको पकड़ नहीं पाया, और हॉरेस से ये गलती हो गई कि उसने उस औरत को बिना समझे ही उसका हाल खराब कर दिया, और उसके बात मानकर चोरी करने के अंदर उसकी सहायता करी। उसको ये नहीं पता था कि वहाँ चोरी हो रही है, लेकिन उसको ये पता था कि वो उस औरत को पैसे निकाल कर दे रहा है इस उम्मीद में कि शायद वो इस घर की ओनर है। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसका पागल बनाया जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे तो पागल तो बन ही गया था ना बेचारे का। यहाँ तक आई होप सब लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड स्टोरी, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। हाँ जी, तो हमने एक स्टोरी करी जिसमें हमने ये देखा कि एक आदमी चोरी करने की वजह से अपनी ज़िंदगी को कैसे ख़राब कर बैठता है।
अब दूसरी स्टोरी जो हम लोग देखने वाले हैं ना बच्चों, वो हम देखने वाले हैं एक लड़के के बारे में जो सिर्फ 15 साल का था, जिसका नाम था हरी, और ये भी एक चोर था। ये भी क्या था? ये भी एक चोर था, और ये बचपन से चोरी करता आया था। वहां पर उस चोरी ने हॉरेस की जिंदगी को खराब कर दिया था। ये बहुत 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 ध्यान से सुनना, इस पे आप लोगों का लास्ट आंसर बेस्ड होगा। चोरी ने हॉरेस की जिंदगी को खराब कर दिया था, है ना। यहां पर ये चोरी जो ये करेगा, इससे इस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। तो ये दो अलग अलग कहानियां कि जिंदगी का रास्ता तुम्हें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रास्ते में भी लेकर जा सकता है, ये उसको हाईलाइट करता है। तो हमारी स्टोरी द थीफ स्टोरी में क्या था? हमारी थीफ स्टोरी में हमारे पास दो कैरेक्टर्स थे, एक था हरी और एक था हमारे पास 25 साल का एक पतला दुबला सा आदमी जिसका नाम है अनिल। अब ये अनिल क्या था? अनिल के पास ज़्यादा काम नहीं था। अनिल कुछ किताबें लिखता था, कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता था, जो पैसे उसको, जो कॉन्ट्रैक्टर से, जो पब्लिशर से उसको पैसे आते थे, उससे उसकी इनकम चलती थी और उससे अपनी वो ज़िंदगी बिताता था, उससे वो अपनी ज़िंदगी जीता था। वही उसका काम था, वही उसी से उसका काम चल रहा था। हरी जो था, हरी को लगा कि यार अनिल ना बहुत ईजी टारगेट है, अनिल से पैसे निकलवाना, अनिल के घर से चोरी करना कोई बहुत ही मुश्किल बात नहीं होगी। तो वो जाता है, अनिल को बहलाता है, फुसलाता है, उसको उसकी तारीफ़ें करता है कि तुम तो रेसलर जैसे दिखते हो, जबकि था अनिल पतला सा। उसे पता है कि वो कुछ हो रहा है, कुछ फ्लैटरी हो रही है, कुछ झूठी तारीफ़ें हो रही हैं। तो वो गया, उसको बोलता है कि तुम तो भैया रेसलर जैसे दिखते हो, तुम तो बड़े ही सुंदर दिखते हो, बहुत पतले दुबले, बड़े ही रेसलर जैसे हो। तो और जो हमारा अनिल है वो भी बोलते हैं हाँ यार तुम भी तो रेसलर जैसे दिखते हो, जबकि हरी इतना पतला दुबला था वापस से कि वो भी एक रेसलर जैसा तो दिख ही नहीं सकता था। तो अनिल को समझ में आ रहा था कि झूठी तारीफ़ें हो रही हैं, और हरी वो जाए कि नहीं, इससे तो मैं चोरी करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। तो हरी का प्लान ये था कि पहले मैं इसका दोस्त बनूंगा, पहले मैं ऐसे घर जाऊंगा और फिर मैं ऐसे घर से चोरी करके वहां से फरार हो जाऊंगा। और इसी तरीके से ये जो बच्चा था हरी, ये अपनी जिंदगी जीता आ रहा था। सरप्राइजिंगली इस चैप्टर के अंदर इस बच्चे का नाम हरी इस स्टोरी में ही रखा गया है। हरी का रियल नाम हमें नहीं पता वो क्या था, बिकॉज वो हर बंदे के घर में जहाँ पे चोरी करता था वो अपना नाम बदल लेता था, वो अपना नाम कुछ और रख लेता था ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए। तो उसने हरी को बहला फुसला कर जैसे तैसे करके उसके घर में घुस तो गया। अब धीरे धीरे अब क्या हुआ, अब उसने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू करे। अनिल ने उसको 10 रुपये देना शुरू करा हर दिन कि जाओ भैया मेरे घर का सामान ले आओ। सामान लेके आने के बाद 1-1 रुपया बच जाता था। हरी उस पैसे को अपने पास ही रख लेता था और अनिल को वापस नहीं करता था। अनिल को वैसे खास कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अनिल ने हरी को पहले ही बोल दिया था कि भले ही तुम मेरे घर में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम काम करना चाहते हो आ जाओ, तुम काम नहीं करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा कि मेरे घर पे आओ मत आओ, मेरे घर पे काम करो मत करो, वो तुम्हारी चॉइस है। हरी को चोरी करनी थी तो हरी उससे घर में घुस जाता है और इस तरीके से वो 1-1 रुपया हर दिन निकालता रहता है। फिर एक दिन आता है जिस दिन अनिल की एक किताब जो है पब्लिशर ने खरीद ली थी और उसके बिहाफ पे उसको कुछ 600 रुपये मिले थे 50-50 के नोट्स में। 50 के नोट्स में उसको कुछ 600 रुपये मिले थे जो लेकर वो घर आता है। अब पैसे को देखकर हरी का मन ललचा गया। उसने सोचा कि यार करने तो मैं चोरी आया था ना यहाँ पर, तो मैं चोरी क्यों नहीं कर रहा। वो चोरी अभी तक इसीलिए नहीं कर पाया था क्योंकि अनिल भले ही उसको पैसा नहीं दे रहा था, उसको एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ दे रहा था जिसका नाम है एजुकेशन। वो उसको उसका नाम लिखना, नंबर सिखाना, उसको सेंटेंसेस बनाने का सिखाएगा आगे, अभी उसको ये सब चीज़ें वो सिखा रहा था। यानी जो लड़का था हरी, उसे एजुकेशन मिल रही थी, वो पढ़ लिख पा रहा था, वो अनपढ़ से अब पढ़ा लिखा इंसान की तरफ, पढ़े लिखे इंसान की तरफ वो बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए वो अब तक चोरी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में आया ही नहीं चोरी करने का, बिकॉज उसकी ज़िंदगी अभी तक सही चल रही थी यहाँ पर, उसको पढ़ने लिखने को मिल रहा है, भले ही उसे पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन जब उसने वो 600 रुपये देखे तो उसके दिल में ना, वो उसका वो इंसान तो वही रहता है ना, फितरत थोड़ी बदल जाएगी इंसान की, तो उसके मन में ना वो चोरी वाली बात आती कि नहीं यार मुझे पैसे तो वैसे भी नहीं देता, मैं क्यों ही इसके लिए काम करूँ, क्यों ना इसके पैसे लेकर मैं भाग जाऊँ। और उसी के मन की ये जो ईवल साइड थी, उसी के मन की ये जो गलत साइड थी, वो उसके दिमाग पे हावी हो जाती है और वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करता है वहां से और पैसा लेकर वहां से गायब हो जाता है। वहां से चोरी करने के लिए वो निकल जाता है, उसके सारे पैसे लेता है और भाग जाता है। अब जब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा तो उतने में उसकी ट्रेन जो थी वो निकल गई और कहीं ना कहीं उसके पैर जो थे ना वो भी
साथ नहीं दे रहे थे उसका उस ट्रेन पे चढ़ने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि अनिल को हरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। अनिल ने हरी को अपने घर की चाबियां तक दे रखी थी, तो वो इस तरीके से उसका विश्वासघात नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं हरी भी अनिल से इतना कनेक्ट हो गया था कि वो भी उससे चोरी करके वहाँ से उसका पैसा लेकर भागना नहीं चाहता था, तो वो ट्रेन पर नहीं चढ़ता। लेकिन अब उसके दिमाग में ये था कि यार मैं घर से चोरी करके आ गया हूँ, अब मैं जहाँ से चोरी करके आया हूँ, जिसके साथ मैं विश्वासघात करके आया हूँ, क्या मैं वहीं पे वापस जाऊँ? क्या मैं उस घर में वापस जा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ? मुझे जाना चाहिए, जाना ठीक होगा? ये सब सवाल अब उसके दिमाग में घूम रहे थे। उतने में बारिश होने लगती है, और वो बारिश में एक खुले मैदान में नवंबर के महीने में बैठा था और सोच रहा था कि वही इंसान जो जिंदगी में उसकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता था, अनिल, वो उसी से विश्वासघात करके उसी के घर में चोरी करके वो आ गया है। और उसको रियलाइज़ ये चीज़ भी होती है कि यार भले ही वो उसको पैसे दे या ना दे, वो उसको एजुकेशन दे रहा था, एक ऐसी चीज़ दे रहा था जो उसके लिए पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। कुछ ऐसा मिल रहा था उसको वहाँ पर जो पैसों से ज़्यादा मायने रखता था, उसके लिए पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और तब उसको रियलाइज़ होता है कि अपने जल्दीबाजी में, अपने मन की सोच में वो चोरी करके आ तो गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि अनिल कितना अच्छा इंसान था, वो उसकी कितनी मदद कर सकता था अगर वो वहीं पर रुकता। उसको दिमाग में ये भी आया कि अगर मैं पढ़ता लिखता वहीं पर रहता तो शायद मुझे एक पढ़ा लिखा इंसान बना देता, शायद वो मुझे वो चीजें सिखा देता जो मैं अब तक सीख नहीं पाया, शायद मैं पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा पैसे कमा पाऊं। इस तरीके से मेरे साथ क्या हो रहा है, इस तरीके से मेरे पे नाम से इस चीज का आएगा कि भैया मैंने चोरी करी और चोरी करके मैं चला गया, मैं कभी पकड़ा जाऊं तो मेरी ज़िंदगी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो जितना मैं चोरी में कमा पा रहा हूं मैं ज़्यादा कमा पाऊंगा, एक काफ़ी चैन की ज़िंदगी जी पाऊंगा, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके को, इन सब बातों को सोच कर वो वापस अपने घर चला आता है, अनिल के बिस्तर के नीचे वापस से पैसे रखता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब अनिल उठता है तो वो खुद हरी को बुलाता है, उसको चाय पिलाता है, खुद अपने हाथों से चाय बनाकर उसको पिलाता है और उसको बुलाकर उसे बताता है कि कल रात को उसकी कमाई हुई थी कुछ 600 रुपये की, और साथ ही साथ वो उसको ये भी बताता है कि अब से वो उसको रोज़ अपनी सैलरी देगा, वो उसे अब पैसा देगा और प्लस वो उसे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा, और वो उसे बोनस भी देता है 50 रुपये के नोट का। अब जब हरी ने 50 रुपये का नोट अपने हाथ में लिया, उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये नोट तो गीला है। और फिर उसको पता लगता है कि अनिल को सब कुछ पता लग चुका था, अनिल को पता था कि हरी ने चोरी करी थी और वो इस तरीके से रात को गया था, लेकिन क्योंकि अनिल इतना अच्छा इंसान था उसने उसकी गलतियों को माफ़ करके इस चीज़ को ऊपर रखा कि हरी जो है कम से कम वो आया, उसने पैसा तो वापस किया, उसने आकर वो पैसे तो कम से कम उसको दे दिए ना, वो अपनी सच्चाई की, उसकी जो सच्चाई की जीत हो गई ना यहाँ पर। और इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अनिल ने हरी को माफ़ कर दिया और इसी तरीके से हरी जो है वो इस स्टोरी को लिख पाया। यानी अनिल ने उसको इतनी प्रॉपर एजुकेशन दी कि वो आज इस चैप्टर को लिखने के लायक हो गया था। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। हमने पिछले वाले में देखा कि बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो गई थी चोरी करके, या हम देखेंगे कि चोरी करने से कैसे उसकी ज़िंदगी सुधर गई। ये कहानी सूत्रधार हरी सिंह है, यानी जो उसका मेन कैरेक्टर है वो हरी सिंह है। वह शातिर चोर है, बड़ा ही तेज़ दिमाग लगाने वाला, बड़ा ही क्लेवर थीफ था। वो लोगों के घर से चोरी करता था, पैसा लेकर फरार हो जाता था। एक दिन एक कुश्ती मैच में उसकी मुलाकात 25 साल के एक युवक अनिल से होती है। उसने एक ही कृत्रिम मुस्कान दी, उसने बड़ी ही अट्रैक्टिव सी, मोस्ट अपीलिंग सी स्माइल दी उसको कि वो शायद उसकी स्माइल देखकर ही अट्रैक्ट हो जाए उससे। वह उसे अपना अगला शिकार बनाने के लिए उसके साथ परिचित होना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो क्या है, वो एक इजी टारगेट है, वो काफ़ी इजीली उसको धोखा दे सकता है, उसका पागल बना सकता है। अनिल ने उसे टाल दिया, लेकिन अनिल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे और अपना आगे निकलने चला। मैच ख़त्म होने के बाद हरी सिंह अनिल के पीछे हो लिया कि भैया अब तो मैं इसके जाऊँगा, अब तो मैं इसके घर पक्का जाके चोरी करूँगा ही। उसने अनिल से काम मांगा, उसने बोला कि मैं ना आपके घर काम करना चाहता हूँ। वे अनिल के लिए काम करने के लिए तैयार थे अगर वह खिला सकते थे। तो उसने बोला कि देखो मैं तुम्हें अपने काम पे रख लूँगी, ओनली इफ ही कुड कुक। तो उसने बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर पे रख लूँगा। अब हरी, जिसको खाना बनाना आता ही नहीं था, उसने झूठ बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ। अब वो झूठ उसने क्यों बोला? वो झूठ उसने इसीलिए बोला ताकि वो उसको इस चीज़ का विश्वास दिला सके या जैसे तैसे करके वो बस उसके घर में घुस जाए।
अनिल हरी सिंह को शामिल करने के लिए तैयार हो गया। उसने बोला कि ठीक है तुम बना सकते हो तो चलो मेरे घर, मैं तुम्हें दे दूंगा बना देना खाना, अगर वे दोनों के लिए खाना बना सके तो। चोर ने झूठ बोला कि वह एक अच्छा रसोइया था, क्योंकि अनिल से पहले दिन हरी सिंह द्वारा तैयार खराब भोजन कुत्ते को फेंकना पड़ा। लेकिन जब वो घर जाकर भोजन बनाता है तो वो खाना इतना बेस्वाद, इतना गंदा खाना बनाया था उसने कि अनिल को वो खाना एक कुत्ते को डालना पड़ा। और वो उसको हंस के मुस्कुरा कर देखते और बोलते कि चलो कोई नहीं, तुम यहाँ रह लो, तुम बाकी काम कर लेना, खाना तुमसे नहीं बनता कोई नहीं, मैं बना लूंगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं तुम्हें अब पगार नहीं दे सकता, मेरे पास पगार देने वाले पैसे नहीं है, क्योंकि उसके खुद के पास अपने पैसे थे नहीं, वो उसे पैसे पगार कैसे देता। एक दिन अनिल एक प्रकाशक को एक किताब बेची और नोटों का एक बंडल घर ले आया। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, उसने एक प्रकाशक को यानी एक पब्लिशर को उसने किताब बेची और कुछ पैसे घर लेकर आ गया। उसने पैसों को गद्दे के नीचे रख दिया। चोर ने वहां काम करने का 1 महीने से कुछ भी चोरी नहीं करी थी, जैसा उसने पता था। क्यों नहीं करी थी? बिकॉज उसे पढ़ने लिखने को मिल रहा था। अभी तक उसने बस क्या किया था, उसने एक लापरवाह व्यक्ति को लूटने का कोई इच्छा नहीं थी जो उसकी आंख मूंद कर उस पर भरोसा करता था। अब उस समय ना उसके दिमाग में, हरी सिंह के दिमाग में ना बड़े सारे ख्याल आए। अब वो ख्याल क्या थे, वो बहुत जरूरी है, वो ख्याल ध्यान से सुनना। हरी सिंह अभी चोरी करने वाला करी नहीं थी उसने भी, 1 महीना हो गया था, उसने कोई चोरी नहीं करी थी, ना ही उसने चोरी जैसा कोई प्लान यहाँ बनाया था अभी तक। उसको ही वाज लाइक नॉर्मल था, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, क्योंकि वो 1-1 रुपए से उसका काम निकल रहा था। तो ही वाज लाइक कि ठीक है इतने से मेरा काम चल रहा है, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके दिमाग में ये भी था, उसके दिमाग में 3 तरीके के लोग थे। वो कहता है कि जब आप किसी ऐसे बंदे को लूटते हो ना जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, जो लापरवाह है, तो वहां पर ना वो चोरी करने का मजा खत्म हो जाता है। बिकॉज उस इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके घर में चोरी हुई है, उसे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता कि उसके घर में चोरी हुई है। और वहां पे चोरी करने का जो मजा है ना, चोरी करने के बाद जब पीछे घर में शोर मचते कि चोरी हो गई चोरी हो गई, और चोर को जो खुशी मिलती है कि वो बिना कोई सुराग छोड़े वहां से निकल गया, वो सारा मजा खत्म हो जाता है एक ऐसे इंसान के केस में जहां पर वो इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता, वो लापरवाह है, उसे पता ही नहीं है कि घर में चोरी हुई है। दूसरा वो ये कहता है कि अगर मैं किसी ऐसे इंसान के घर में चोरी करता हूँ जो अमीर होता है और जो काफ़ी लालची इंसान होता है ना, तो उसके चेहरे पर एक ग्रीड दिखती है, उसके चेहरे पर ना एक लालच दिखता है और उसकी आंखों में एक डर होता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। ऐसे घरों में चोरी करने में से बड़ा मजा आता है जहाँ पर वो बेईमानी का पैसा चुरा कर भाग जाता है और सामने वाला डर जाता है कि मेरा पैसा तो गायब हो गया। अब यहाँ पर वो इसीलिए यहाँ पर वो चोरी करना चाह रहा था, बट उसके दिमाग में बस ये चीज़ आ रही थी कि हरी सिंह जो है ना, अनिल को उसे बहुत विश्वास है, अनिल को हरी सिंह पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। हालांकि वह नोटों का बंडल प्राप्त करने का प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, लेकिन वो फिर भी अपने मन के टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज टेम्पटेशन। वो अपने मन की जो टेम्पटेशन थी ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अनिल ने सोने के बाद चोर चुपचाप उठ गया। उसने पैसे लिए और कमरे से बाहर निकल गया। बड़ी मुश्किल से उसने धीरे धीरे उसके कंबल के सिराने के नीचे हाथ डाला, पैसे खींचे और धीरे धीरे करके वहां से 9-11 हो गया। उसके पास 600 रुपए थे। अब 600 रुपए आ गए, उसके पास 50-50 के नोट थे। जैसे ही वह लखनऊ एक्सप्रेस गति पकड़ रही थी, वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन निकल ही रही थी कि वो पहुंच गया वहां पर। वह उसमें सवार हो सकता था, लेकिन किसी चीज ने था ऐसा उसके मन में जिसने उसको रोक लिया। वो उसके मन की इंसानियत थी, अच्छाई थी, या जो उसके मन में अनिल सिंह को लेकर एक प्यार जो आ गया था, एक सद्भावना जो आ गई थी, उसके कारण वो आगे नहीं जा पाया। ट्रेन जल्दी उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो ट्रेन निकल गई। मंच पर हरी सिंह अकेले रह गए। वे असमंजस में थे कि कहाँ जाए। ही वॉज कंफ्यूज कि वो कहाँ जाए। अब उन्हें नहीं क्योंकि अब क्यों, जिस बंदे की सहाय जो कंफ्यूज वेयर टू गो, बिकॉज ऐसा इंसान जो उनकी मदद कर सकता था उसके तो घर वो चोरी कराए। अब वो कहाँ जाएंगे, वेयर विल ही गो। अब तो उसके पास कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए। अब वो फंस गया था। वह उनका कोई परिचय नहीं था, वहां पर वो किसी को भी नहीं जानते थे जिससे वो मदद मांग सके। वह किसी होटल में जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस पर शक किया जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है, चोरी करने के बाद अगर अनिल पुलिस कंप्लेंट करता भी तो सबसे पहले ही जितने भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं ना, जैसे होटल्स वगैरह हो गए, वो भी ट्रेन स्टेशन के आसपास के, वहाँ उन्हें पहले चेक किया जाएगा कि बंदा वहीं पे तो नहीं छुपा हुआ कहीं पे। तो उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा। उसने अनिल के पास वापस जाने का निश्चय किया और उसके घर पहुंच गया। अब क्योंकि जब उसे लगा ना कि उसने ऐसे ही इंसान को धोखा दे
दिया जो उसकी मदद कर सकता था, तो उसने डिसाइड किया कि वो वापस चला जाएगा। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ये है कि अनिल ने हरि सिंह की मदद करने को इसीलिए भी हाँ करा था क्योंकि अनिल सिंह जो था वो उसे पढ़ा लिखा रहा था, वो उसे एजुकेशन दे रहा था, वो उसे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। तो इसीलिए उसका मन नहीं किया कि वो वहाँ पर उससे चोरी करे। अनिल अभी सो रहा था जब वो उसे घर वापस पहुँचता है। उसने पैसे अपने सामान्य स्थान पर खिसका दिए और वह अगले दिन देर तक सोता रहा, बिकॉज रात को इतनी टेंशन हुई थी और रात को वो बेचारा इतना लेट हो गया था घर आने में कि अगले दिन वो लेट तक सोता रहा। हरि सिंह के उठने से पहले अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। अनिल ने उसे 50 रुपए का नोट दिया और उसे बताया कि वह अब उसे नियमित रूप से भुगतान करने को भी रेडी हो गया है, कि नियमित फॉर्म से भुगतान मतलब अब हर 100 दिन पे रेगुलर सैलरी देगा। नोट अभी भी गीला था, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या था, और कहीं ना कहीं अनिल ने उसको जान के वो नोट गीला ही पकड़ाया था क्योंकि वो उसको दिखाना चाहता था कि भैया मुझे पता लग गया है कि तूने चोरी करी थी, कि तूने मेरे घर में चोरी करी है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैं तुझे माफ करने को रेडी हूं। एक सेकंड वेट करना सब बच्चे। तो उसको ये दिखाना था कि मैं माफ कर चुका हूं तुझे। अनिल सब कुछ समझ गया, लेकिन उसने चोरी की करतूत का पर्दाफाश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। इसके बजाय अनिल ने कहा कि वह उसे दिन से वाक्य लिखना शुरू कर देंगे, कि उस दिन से वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा, बिकॉज अनिल को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वो एक गरीब बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा और भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो उसको था कि ठीक है चोरी कर ली, लेकिन अच्छाई क्या थी कि वो वापस तो आ गया ना पैसे लेकर। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो उसकी मदद करेगा और उसको डांटेगा नहीं। हरि सिंह ने दोषी महसूस किया और शर्म से मुस्कुराया, लेकिन इस बार ये जो स्माइल थी वो एक रियल स्माइल थी। इस बार वो फेक नहीं था। इस बार से उसको पक्का हो गया कि जितना सगा उसका अनिल है उतना सगा उसका कोई भी नहीं हो सकता था। समझ में आया? अब पहला सवाल है, हु वाज हरि सिंह, व्हाई डिड ही अप्रोच अनिल एट द रेसलिंग मैच। हरि सिंह कौन था और वो अनिल के पास उस कुश्ती के खेल में क्यों गया था? हरि सिंह एक यंग बॉय था, सिर्फ 15 साल का, हु मेड हिज लिविंग बाय स्टीलिंग एंड चीटिंग, जो अपनी जिंदगी कैसे चलाता था, चोरी करके और लोगों को धोखा देकर। ही अप्रोच्ड अनिल एट द रेसलिंग मैच बिकॉज इट सीम्ड टू बी इजी गोइंग। वो अनिल के पास इसीलिए गया उस रेसलिंग मैच में क्योंकि वो उसे इजी टारगेट लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह बड़ा ही सहज, दयालु और सरल आदमी है, तो इसका पागल बनाना, इसको लूटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, और इसीलिए उसने उसे अपना अगला विक्टिम, उसे अपना अगला निशाना बना लिया कि चलो अब इसी को चोरी करेंगे, अब इसी को लूटेंगे। What was Anil doing when Hari spotted him? What were Hari Singh's impression about him? अनिल क्या कर रहा था जब हरि सिंह ने उसको देखा, और हरि सिंह का क्या इंप्रेशन था उसके बारे में? दूसरा है, What did Hari think that he was first saw him? उसके दिमाग में पहला क्या ख्याल था? Why did Hari Singh feel that अनिल एक सिंपल इनफ आदमी है उसके पर्पस के लिए? उसको ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी से चोरी करना बहुत ही आसान होगा? हरि सिंह ने और अनिल को तब देखा जब वो रेसलिंग मैच देख रहा था। अनिल एक 25 साल का आदमी था, टॉल और लीन मतलब पतला, नॉट वेरी फैट, लंबा खासा, सब बॉडी अच्छी थी उसकी, पतला भी नहीं कह सकते, सिर्फ फिट कह सकते हो, दुबला पतला लीन सी बॉडी थी। दो ही हैड वेरी इजी गोइंग एंड काइंड एंड सिंपल इनफ टू बी चीटेड एंड बी फूल्ड विदाउट एनी डिफिकल्टी। जो उसकी मासूमियत थी ना अनिल के चेहरे पे, जो शराफत थी, वही हरि सिंह को अट्रैक्ट कर गई, और हरि सिंह ने उसी वजह से अनिल को रॉब किया, उसने उसी वजह से उसके घर में चोरी करी। On what conditions did Anil agree to employ हरि सिंह? अनिल ने हरि सिंह को अपने घर पे काम रखने के लिए, नौकरी पर रखने के लिए क्या शर्तें रखी थी? अनिल एक पुअर राइटर था, अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना कमा सके, तो ऑब्वियसली वो किसी को वेजेस यानी किसी को सैलरी तो देने की तो बात ही दूर की थी। तो हरि सिंह ने उसको ये बोला कि वो उसे अग्री टू एम्प्लॉय हरि सिंह ऑन द कंडीशन कि वो उसे फूड देगा इन द प्लेस टू से इन रिटर्न फॉर हिज सर्विसेज, कि अगर अनिल उसको अपने घर में रहने के लिए हाँ कर रहा है तो हरि सिंह को उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी देने लायक पैसे तो उसके पास नहीं है। ऐसे कौन से दो झूठ थे जो हरि सिंह ने अनिल को बोले थे और क्यों? ऐसे कौन से दो झूठ थे? एक झूठ था खाना बनाने वाला और दूसरा वो बोलेगा कि उसका नाम हरि सिंह है।
हरी सिंह, व्हाई डिड हरी सिंह लाई टू अनिल? या हमें कैसे पता लगेगा कि वह एक आदतन झूठ बोलने वाला व्यक्ति था? स्टोरी में से 2 इंस्टेंसेस बताइए। हरी सिंह लाइड टू हिम अबाउट हिज नेम, उसने अपना झूठा नाम बताया था। हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं था, उसका रियल नेम कुछ और था जो हमें भी नहीं पता। So he lied he could cook, उसने उसको ये भी झूठ बोला था कि वो खाना बना सकता है, क्योंकि उसे एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रूक जैसे तैसे करके उसे उसके घर में घुसना था। If he had given his real name, police would have traced him, and if he had told the truth about his cooking ability, Anil would not have employed him. अगर वो अपना रियल नाम बता देता तो पुलिस उसे उसके पिछले नाम के थ्रू पकड़ लेती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो झूठ बोलकर पहले निकला था। और अगर वो ये बता देता कि उसे खाना बनाना नहीं आता है तो अनिल उसको एम्प्लॉय ही ना करता। उसने ये 2 लाइज इसीलिए बोले क्योंकि उसके मन में एक इंटेंशन थी, उसके मन में एक इच्छा थी, क्योंकि उसका असली इरादा अनिल को लूटना था। जो उसकी इंटेंशन थी वो ये थी कि वो अनिल को लूटेगा। उसने अपना असली नाम बताया होता तो पुलिस उसे ट्रेस कर लेती और अगले ही दिन उसे अपने गिरफ्तार करके ले जाती। और अगर उसने खाना पकाने की क्षमता के बारे में सच बताया होता तो अनिल भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। वो उसे बोलता कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं तो मैं तुझे काम पे क्यों रखूं। हरी states I was grateful, still he decides to rob अनिल। उसने बीच में बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं बड़ा आभारी हूँ अनिल का, लेकिन फिर भी वो क्यों चोरी करता है, ऐसा उसने क्यों कहा। हरी एक एक्सपीरियंस्ड थीफ था, ये भी ना एक सरकाज़म है इसके ऊपर कि 15 साल की एज में उसको चोरी करने का एक्सपीरियंस है। So the temptation to steal Anil's money was too strong to overcome. लेकिन अनिल के मन में जो प्रलोभन इतना प्रबल था कि उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल था। उसके मन में वो डिज़ायर इतनी स्ट्रांग थी कि चोरी तो मैं करके रहूँगा चाहे जो हो जाए, वो बहुत स्ट्रांग था। Hari hadn't robbed for a month and he thought that he would be out of practice if he lets go of an easy target like Anil. और वो अपने ही मन की नेगेटिव साइड को ऊपर रखता है। वो क्या करता है, नेगेटिव साइड अप, डोमिनेंट। उसकी नेगेटिव साइड दिमाग की जो है वो डोमिनेंट है। वो क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि वो ये चीज़ सोचता है कि अनिल जो है ना, अगर अनिल इस तरीके से अगर वो अनिल जैसे इजी टारगेट को छोड़ देगा, अगर वो अनिल जैसे आदमी को रॉब नहीं करेगा तो फिर वो कैसे आदमी को रॉब करेगा। अगर इतने आसान से टारगेट को भी छोड़ दिया जाएगा तो फिर तो वो लानत है ऐसे चोर के ऊपर, और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद से वो चोरी करना ही भूल जाए। तो इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए ही उसने डिसाइड किया कि यार पैसे तो मुझे वैसे भी नहीं देता और वैसे भी पैसा चुरा लूंगा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, काम तो मेरा वही है, जो करने आया हूं वो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूं तो चोरी कर लेता हूं और यहां से निकल जाता हूं। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे इंसान के 2 एटीट्यूड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर उसका जो नेगेटिव साइड था उसने उसकी पॉजिटिव साइड को ओवरकम कर लिया था। डू यू थिंक अनिल न्यू कि हरी सिंह जो है वो उसे चीट कर रहा है जब वो उसके लिए डेली सामान खरीद कर आता था? हरी सिंह हर दिन 1 रुपए का प्रॉफिट कमाता था जब वो सामान घर का लेकर आता था, क्योंकि अनिल को ट्रस्ट था तो वो उसके हाथ में पैसे देकर उसको सामान लेने के लिए भेज देता था। अनिल को पता था कि हरी सिंह उसको चीट कर रहा है, उसका 1 रुपया उसको रिटर्न नहीं करता है, अपनी जेब में वाड़ लेता है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा था, इतना काइंड हार्टेड था कि उसने बोला कि चल कोई नहीं, बच्चा ही तो है, 15 साल का ही तो है, 1 रुपये से वैसे भी कौन सा मैं अमीर हो जाता और कौन सा 1 रुपये देने से वो मैं गरीब हो जाऊंगा। तो इसीलिए उसने उसको वो दे दिए। उसने बोला कि चल ठीक है, बेचारे के पास कुछ नहीं, मैं उससे काम भी करा रहा हूँ तो 1 रुपये देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए उसने उसको कुछ भी नहीं बोला। He allowed him to do anything that he wished to. How did Hari Singh justify to himself the act of stealing Hari's money? उसने कैसे अपने आप को जस्टिफाई किया कि यार वो सही काम कर रहा है। अब कहीं ना कहीं हरी सिंह को अपने मन को भी तो मनाना था ना चोरी करने के लिए, तो वो उसने कैसे मनाया? उसने 3 चीज़ें बोली। पहला, उसने बोला कि यार मैं धीरे धीरे ना अपनी चोरी करने की जो आदत है, चोरी करने के हुनर को खोता जा रहा हूँ। सेकेंडली, उसने बोला कि अगर उसने पैसा नहीं चुराया तो अनिल वैसे भी दोस्तों के ऊपर पैसा लगा के खर्च देगा, काम मैं करूँ, पार्टी दूसरे को दे रहा है। तो पहला उसने बोला कि वो पहले अपनी चोरी करने के स्किल्स खो देगा। दूसरा कि अनिल पैसा वेस्ट कर देगा। तीसरा, उसने ये बोला कि कौन सा वो मुझे पैसा दे रहा है, इन पैसे में से कौन सा वो मेरे को सैलरी दे रहा है, तो मैं क्यों सोचूं अनिल के बारे में, मेरे को क्या, मैं तो पैसा चुराऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तो यही 3 चीज़ें थी उसके दिमाग में जो आई और जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं चोरी कर रहा हूँ और मैं तो भैया यहाँ से बाय बाय हो रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे साथ क्या होगा। What are Hari Singh's view about the reaction of different people on being robbed? Honey Singh कह रही हूँ, sorry.
हरी सिंह के ऐसे क्या व्यूज थे जब वो अलग अलग लोगों से रॉब करता था। हरी सिंह बताता है कि जब वो अलग अलग लोगों से चोरी करता था तो हर एक इंसान के अलग रिएक्शन थे। रिच आदमी गुस्सा दिखाता था। वो क्यों गुस्सा दिखाता था? कि मैं रिच हूं, मेरे से चोरी करके चला गया, ऐसे कैसे हो गया? तो रिच आदमी गुस्सा दिखाता था जहां पे जब से चोरी होती थी। एक ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान के चेहरे पे डर होता था कि उसने भी बेईमानी से चुराया हुआ पैसा चोरी हो गया है, तो उसके दिमाग पे एक डर होता था कि यार मेरा पैसा चला गया। और पुअर इंसान, एक गरीब इंसान, रिजाइंस हिमसेल्फ टू हिज फेट, और वो इस चीज़ का जो भार था वो अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देता था, ये बोलकर कि यार हम तो पहले से ही गरीब थे, तो अब हमारे साथ चोरी हो भी गई तो हम क्या कर सकते हैं, शायद यही हमारी किस्मत होगी। तो चोरी करने के तजुर्बे में हरी सिंह ने लोगों के बारे में अपना एनालिसिस बनाया था कि लोग इस तरीके के होते हैं। Why did हरी सिंह डिसाइड टू गो बैक टू अनिल? हरी सिंह ने क्यों डिसाइड किया कि अनिल के पास जाना चाहिए? हरी सिंह ने डिसाइड किया कि जिस आदमी से उसने रॉब किया, जिस आदमी को जिस अभी उसने चुराया है, जिसने उसने अभी अभी लूटा था, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे अनिल जैसे सरल और दयालु व्यक्ति के साथ विश्वासघात करने के लिए चुभती थी। Somehow it was प्रिकिंग हिम, मतलब कहीं ना उसको वो बुरा लग रहा था कि उसने एक बिट्रे किया, उसने विश्वासघात किया है एक सिंपल और एक दयालु अच्छे इंसान के साथ, जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, जिसने उसे पढ़ाया है, लिखाया है, खाना दिया है, जिसने उसको एक एक रुपया रखने में भी कोई रोक नहीं करी, जिसने अपने घर की चाबी दी, जिसने उस पर विश्वास किया, वो उसी को धोखा देकर आ गया है। तो कहीं ना कहीं उसके जो ज़मीर था ना, वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं था। Who had given him food, shelter and education, खाना, पानी और पढ़ाई तीनों दिया था। He realized कि by returning to Anil, he would get the opportunity to lead a decent life. उसको realize हुआ कि मैं इस तरीके की ज़िंदगी जो जी रहा हूँ, डर डर के, अभी चोरी कर रहा हूँ, शायद कल किसी और के घर में चोरी करूँगा, शायद कल कुछ और बुरा करूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरा भी तो नुकसान हो रहा है ना, उससे मेरी ज़िंदगी भी तो डर में ही निकलती जाएगी। मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। This was a more profitable proposition than stealing 600 rupees. अब यह जो एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा, यह 600 रुपये चुराने से ज़्यादा अधिक लाभदायक, क्या कह सकते हैं उसे, हमारे पास ये क्या था, उसके पास ये प्रस्ताव था, हाँ, उसके पास ये 600 रुपये चुराने से ज़्यादा अच्छा प्रस्ताव था कि वो ऐसा ही कर ले कि वो पैसे वापस कर दे और उसे घर जाए। बिकॉज पढ़ेगा लिखेगा तो शायद 600 क्या 6000 6 लाख भी कमा पाए, एक अच्छी इनकम कमा पाएगा, लेकिन चोरी करके वही ज़िंदगी डर की जीता रहेगा, तो वो चीज़ वो नहीं करना चाहता था। डज अनिल रियलाइज कि उसके साथ चोरी हुई है? अनिल को जरूर रियलाइज होता है कि उसके साथ चोरी हुई है, बिकॉज हरीज ऑब्जर्वेशन ही न्यू दैट इम्प्लाइज, Yes, Anil does realize कि उसके साथ चोरी हुई है. Hari's observation, he knew implies that the theft had been discovered since the notes were still wet from the last night's rain. हाँ, अनिल को पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है. हरी के अवलोकन से उन्हें पता लगता है कि उन्हें चोरी का पता लग गया था, क्योंकि पिछली रात के बारिश से नोट अभी भी भीगे हुए थे. गीले गीले नोट कैसे हो गए? घर में तो सूखे थे, अब कैसे भीग गए? However, Anil pretended ignorance about the matter was perhaps a chance he had given to Hari Singh to reform himself. हालांकि इस मामले के बारे में अनिल ने ये जो अनभिज्ञता दिखाई थी वो इसीलिए थी क्योंकि वो हरी सिंह को एक मौका देना चाहते थे खुद को सुधारने का, कि चलो ठीक है अब इसने गलती कर दी, कोई नहीं, अगली बार से काश ये गलती ऐसी ना करे. वो कहते हैं, डू यू थिंक पीपल लाइक हरी एंड अनिल वो हमें रियल जिंदगी में भी मिलते हैं या फिर ये सिर्फ स्टोरी की ही बात है? तो पीपल लाइक हरी एंड अनिल आर एक्चुअली फाउंड इन फिक्शन एज वेल एज इन रियल लाइफ. ये हमें कहानियों में और रियल जिंदगी में मिलते हैं. ऐसे इंसान जो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और ऐसे इंसान जो तुम्हारे पास आते ही किसी मोटिव को लेकर हैं. However, one has to concede that in this self-centered world there are very few people who have the sensitivity of Anil's heart. लेकिन सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस self-centered दुनिया में, इस selfish दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिनके पास अनिल जैसा दिल होगा. and it is equally true that not many thieves reform themselves. और ये भी सच बात है कि ऐसे बहुत ही रेयर थीफ होंगे. तो मैं तारक मेहता में ऐसे चोर देखने को मिलेंगे जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है. रियल में ऐसे बहुत ही कम चोर होंगे जो अपने मन को बदलेंगे और एक अच्छे इंसान की जिंदगी जीना चाहेंगे. अब जो इंसान फोन चुराता है, जो इंसान घड़ियां चुराता है, जो इंसान चोरी करता है, वो अपने मजे के लिए करता है बिकॉज वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है. ऐसा हृदय परिवर्तन उसका कैसे हो जाएगा? अगर इतना होना ही था उसके मन में चेंज तो स्टार्टिंग से चोरी करता ही नहीं ना. चोरी कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट तो रहा होगा उसके दिमाग में. अब हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क विद हिंट्स देकर जाऊंगी. एज एन एम अगेन रिपीटिंग दिस, वो आप लोगों को आंसर लिख कर मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है.
दो हरी सिंह इज अ यंग बॉय ऑफ 15, ही हैज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। वो भले ही 15 साल का एक लड़का था, लेकिन उसे मानव मनोविज्ञान की बड़ी ज्यादा गहरी समझ थी। इस लाइन की चर्चा कीजिए। Hari Singh's experience had made him as a thief had made him wiser for his age. एक चोर के रूप में हरि सिंह के अनुभव ने उसे बड़े ही अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा ही समझदार बना दिया था, क्योंकि बेचारा बचपन से चोरी करता आ रहा है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें खुद देखी है, खुद समझी हैं। He understands human psychology fully well. वह पूरे तरीके से मानव मनोविज्ञान को समझता था। He correctly assesses Anil as an easy going. उसने जब अनिल को देखा तो उसे समझ में आ गया था कि हाँ यार, इसको चोरी करना आसान है, और एक्चुअली अनिल से चोरी करना आसान था। वो तो उसे खुद का मन था जो बदल गया। वह अनिल को एक आसान व्यक्ति के रूप में सही आंकलन करता है, जिससे वह जीत सकता है, जिसके ऊपर वो बड़े आराम से चोरी करके वहां से निकल सकता है। तो अनिल का जो असेसमेंट था वो बिल्कुल ठीक था। वो खुद का मन चेंज हो गया तो उसने बदल दिया। He is very right when he says a little flattery helps in making friends. उसने बिल्कुल सही कहा था कि थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। बिकॉज वो अपनी अपीलिंग स्माइल, सामने वाले की तारीफ करना, ये सब उसके मिशन का एक पार्ट था, जिसकी वजह से अनिल को उसने 2 बार अपने ही चाल में फंसाया था। अपनी आकर्षक मुस्कान का उपयोग करता और अनिल ने 2 बार प्रभावित करने के बाद उसे अपने मिशन में सफलता मिल जाती है। He also knows well when and how to use a smile as a weapon. उसको पता है कि कब उसे अपनी मुस्कान को एक हथियार के फॉर्म में इस्तेमाल करना है, कब सही वाली स्माइल देनी है, कब अपनी ऐसे दिखाने कि मैं तो बड़ा बेचारा हूं ताकि सामने वाला तुम्हारी मदद कर सके। उसे पता है कि सामने वाले जो वो करेगा उस पर सामने वाला क्या रिएक्शन दे सकता है, तो जान के वो बंदे को परख के उसके हिसाब से ही अपनी हरकतें करता था। अगेन उसका एनालिसिस रिगार्डिंग बहुत सारी रॉबरी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वो भी सही है। उसकी नॉलेज के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देता है। उसकी ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज प्रोफेशन फ्रेंड कैन बी मोर अ ट्रबल देन हेल्प इज ऑल्सो क्वाइट प्रैक्टिकल। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कतई ऐसा स्टार लगा लो इसको। ऐसा रीज़न क्यों? वो कहता है उसी के लोग के प्रोफेशन उसके लिए नुकसानदायक ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू उसकी हेल्प। ये लाइन उसने क्यों बोली? यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस लाइन को देखोगे, वो कहता है ऐसा इंसान जो चोरी के प्रोफेशन में होगा वो उसके लिए एक मुसीबत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ हेल्प। ये लाइन क्यों सच है यहाँ पर? ये लाइन इसीलिए सच है बिकॉज जब वो ये चीज़ कहता है ना कि चोरी का इंसान नुकसान ज़्यादा देगा उसको, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक बहुत ही अच्छे पॉइंट को हाईलाइट करता है यहाँ पर, जिसके अंदर वो ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि लोग उसी के पॉइंट को सुन रहे हैं या लोग उसी की बात को मान रहे हैं। उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई थी कि चोर फंसवाएगा ही फंसवाएगा। तुम्हारा दोस्त अगर एक चोर है तो कभी वो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो तुम भी उसके साथ फंस जाओगे, और अगर तुम कोई चोरी कर भी रहे हो, तुमने कुछ चुराया भी है, तो उसके बाद तुम्हारे चुराए हुए पैसे को तुम्हें दूसरे दोस्तों में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। इसीलिए दोस्त ऐसे केस में नुकसान ज़्यादा देते हैं, और वो केस हमने अभी हॉरिस के केस में भी देखा था। इन शॉर्ट हरी सिंह डिजर्व्स टू बी कमेंडेड फॉर हिज डीप अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए हरी सिंह जो है अपने 15 वर्ष की छोटी उम्र में मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ रखने के लिए प्रशंसा का पात्र है। कि 15 साल की एज में भी अगर उसे इतना कुछ पता है तो वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब धन्यवाद से पहले आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को मुझे बताना है हॉरिस एंड हरी बोथ वर डिफरेंट, दोनों अलग थे, है ना? Explain how the act of stealing, चोरी करने का the act of stealing had different impact on both of them। दोनों के ऊपर ये चोरी करने का अलग इम्पैक्ट कैसे आया। हम इसमें पहले क्या बताएंगे, आप लोग इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। आंसर आप लोग एक ही लिखेंगे। यहाँ पर मैं हॉरिस का लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं हरी के लिए लिख रही हूँ। जब आप हॉरिस का बताओगे ना तो आप लोग उसमें उसकी एज, उसका प्रोफेशन, उसके बारे में बताओगे, और यहाँ पर आप वो इंसिडेंट एक्सप्लेन करोगे कि हाउ लेडी इन रेड landed him in जेल। उस औरत की वजह से वो जेल में कैसे चला गया। और यहाँ पर आप क्या बताओगे? हरी वाले केस में आप ये बताओगे वही इसका एज और एज एंड उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे थोड़ी सी कि हरी सिंह कैसा सा इंसान था।
और उसी के साथ आप इसके अंदर ये बताओगे कि अनिल प्रूव्ड टू बी हिज वेल विशर, और उसके बाद वो पढ़ लिख पाया, आगे बढ़ा, उसने सेंटेंसेस सीखे, और ये चैप्टर वो भी हरी ने ही लिखा है, चैप्टर इज रिटन बाय हरी, विच मीन्स कि वो पढ़ लिखा हो गया है। तो ये हिंट्स आप लोग यूज़ करेंगे अपने आंसर को बनाने में। 120 से 150 वर्ड्स का आप लोगों का आंसर होना चाहिए। जस्ट ट्राई, कोशिश करो आंसर बनाने की, लाइंस बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करो, इस आंसर को फ्रेम करो, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। पहले बना लो कॉपी में, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देना मेरे को, गूगल लेंस से कॉपी करके आंसर कॉपी पेस्ट कर देना, सो दैट मैं समझ सकूँ, पढ़ सकूँ कि आप लोगों ने कैसे इन आंसर्स को बनाया है। इन दैट केस आई ऑल्सो बी एबल टू हेल्प यू गाइज कि आप लोग कैसे अपने आंसर को और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक ये चैप्टर सब लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे। हमने आज 2 चोरों की कहानियां पढ़ी जिनकी जिंदगी बिल्कुल अलग अलग रास्ते चली गई चोरी की वजह से। अब मिलेंगे बच्चों हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।